11वीं कक्षा के भूगोल विषय के अध्याय 3 अपवाह तंत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग अपवाह तंत्र का तीसरा भाग देखेंगे। इस भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे गंगा नदी का अपवाह तंत्र और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसका आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो अध्ययन शुरू करें उससे पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने एकेडमिक ज्ञान सेतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके आप लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 3। देखिए, इसमें गंगा अपवाह तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी हमारा यहाँ पे एक मानचित्र हमने बनाया है। तो गंगा नदी यहाँ से उद्गमित हो करके और इस तरीके से ये लगभग 2525 किलोमीटर लंबी जो है गंगा नदी है, ये 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। 5 राज्यों से कौन कौन से? उत्तराखंड, हमारा ये उत्तराखंड हो गया, फिर इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और इसके बाद में बिहार में, और फिर झारखंड, और अंत में ये पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके से ये 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। तो इसी का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, बारी बारी से इसमें मानचित्र को हम लोग देखते चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, ये इसकी द्रोणी भी भारत की सबसे जो है बड़ी द्रोणियों में से एक है, बड़ी, और ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये यहाँ पर गंगोत्री है, यहाँ से निकलती है 3900 मीटर की ऊंचाई से, और यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। और ये मध्य व लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर के गुजरती है। लघु, मध्य और लघु, मध्य मतलब मध्य व लघु हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। तो इस श्रेणी को काट करके ये तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग ये है, और यहाँ पर ये अलकनंदा नदी आती है, इससे ये मिल जाती है, और फिर इसके बाद में ये गंगा कहलाती है। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी कहाँ तक कहलाती है? देवप्रयाग तक, फिर इसके बाद में इसे गंगा कहते हैं। अलकनंदा नदी की अगर बात करें तो इसका स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है। ये है, यहाँ पर सतोपंथ हिमनद है, यहाँ पर जो है अलकनंदा नदी का उद्गम है। ये अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है। धौली गंगा ये है, और विष्णु गंगा दोनों मिल करके विष्णु प्रयाग में दोनों मिल जाते हैं, तो इससे अलकनंदा का निर्माण होता है, यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। जोशीमठ को विष्णु प्रयाग भी कहते हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी है पिंडर। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है पिंडर, इसे जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। पिंडर कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा, मंदाकिनी को काली गंगा भी कहते हैं, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये देखिए, इधर से मंदाकिनी आ रही है और ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। देखिए, हरिद्वार में प्रवेश करती है, यहाँ से दक्षिण चलती है, दक्षिण से फिर दक्षिण पूर्व की तरफ ऐसे चली जाती है। तो हरिद्वार में प्रवेश करके यानी मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में ये कहाँ प्रवेश करती है? मैदान शुरू हो जाता है हरिद्वार से। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और छूट गए हैं, उसको हम बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इसके जो है नंदाकिनी है, नंद प्रयाग में जो है एक नदी अलकनंदा से मिलती है, नंदाकिनी, और बाकी और चीज़ें हमने देख लिया। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, यानी 5 प्रयाग जो है उत्तराखंड में, देवप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग जो जोशीमठ है वहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, और नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार कर्ण पिंडार अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलती है अलकनंदा से, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आते हैं। अंत में ये दक्षिणमुखी होकर के 2 जल वितरकाओं यानी धाराओं में भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर अंत में आकर के इसकी 2 धाराएं बहती हैं। एक ये भागीरथी, देखिए शुरू हुई थी तो भागीरथी थी, और अंत में भी भागीरथी। तो इस तरीके से ये भागीरथी नदी और दूसरी जो है ये पद्मा नदी के रूप में ये विभाजित हो जाती है। तो
इस तरीके से ये दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, भागीरथी और पद्मा। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी गंगा की लंबाई कितनी 2525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तराखंड में कितनी 110 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे अधिक है 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है थोड़ा सा झारखंड में भी प्रवेश करती है। और गंगा नदी, गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12मासी व अनित्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियाँ जो है इसमें शामिल होती हैं। अनित्यवाही मतलब जो वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ अनित्यवाही हैं, और उत्तर भारत की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो नित्यवाही, यानी कि सतत प्रवाहित होने वाली 12 महीने। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। सोन देखिए ये अमरकंटक से निकल करके और दाहिने किनारे में ये जो है मिलती है। तो ये सोन पटना के आसपास, तो सोन नदी गंगा के दाहिने किनारे वाली मिलने वाली नदी है। यहाँ पे पीटी से यानी पीसीएस वगैरह के फैक्ट्स में प्रश्न बनते हैं कि गंगा नदी की दाहिने तट से, यानी अगर गंगा नदी मान ले आप इस तरीके से इधर पूरब की तरफ मुँह करके ऐसे चलते हैं तो दाहिना आपका हाथ इधर हो जाएगा ये, तो ये दाहिने तट। और जो उत्तर से जो मिलती हैं नदियाँ वो सब कहाँ से मिलती हैं, वो सब बाएं किनारे से मिलती हैं। तो दाहिने किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, सोन नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं, और इसके अलावा बाएं तट से यानी उत्तर से मिलने वाली रामगंगा, ये देखिए रामगंगा है इसकी सहायक नदी है। गोमती, यह है गोमती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और देखिए, और इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा, ये देखिए घाघरा है और आपका ये गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ये सब नदियां हैं जो किधर से मिलती हैं, बाएं तट से मिलती हैं। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और ये अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, सागर द्वीप के निकट। यहाँ पर देखिए एक नमामि गंगे योजना शुरू हुई थी। ये एकीकृत संरक्षण मिशन योजना है, जिसे जून 2014 में, यानी जब भाजपा की सरकार पहली बार बनी थी जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू किया था केंद्र सरकार द्वारा। ये प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसे राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित दो उद्देश्य हैं। इस राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित दो उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। यानी उद्देश्य कितने हैं, नमामि गंगे योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उस नदी को संरक्षण करना। नमामि गंगे के कार्यक्रम क्या क्या हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व्यवस्था करना, नदी किनारे विकास करना, नदी के किनारे विकास करना, ठीक है, और नदी सतह की सफाई करना, जैव विविधता, वनीकरण, और इसके अलावा जन जागरूकता, औद्योगिक अवशिष्ट निगरानी, और गंगा ग्राम जैसे मतलब गंगा के किनारे गाँव गंगा ग्राम योजना स्टार्ट करना। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप जा करके इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में। गंगा की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी, पश्चिमी सहायक नदी कौन है गंगा की, यमुना। इसका स्रोत कहाँ, यमुनोत्री हिमनद है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस ये है आपका यमुनोत्री बंदर पूंछ से जो है इसका स्रोत है यमुना का। तो इस तरीके से यमुना गंगा में जाकर के बाएं तट में मिलती है। देखिए ये भी ध्यान रखना है, गंगा जो है गंगा में यमुना कहाँ से मिलती है, तो इसके बाएं साइड से नहीं, दाहिने साइड से मिलती है, दक्षिण साइड से प्रवेश करती है, मिलती है, इसके समानांतर बहती है उत्तर प्रदेश में जो है प्रयागराज तक। तो ये हिमालय में बंदर पूंछ की श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये बंदर पूंछ, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है और ये प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रयागराज में इसका गंगा से संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, चंबल है, प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं जो है आपका चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। ये किसके दाहिने तट में मिलती, गंगा के यमुना के दाहिने तट में। अब ये यमुना की भी सहायक नदियां हैं कौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और जबकि हिंडन नदी और रिंद, सेंगर और वरुणा ये नदियां जो है इसके बाएं तट पर मिलती हैं। और जो है इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों की पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तो आगरा नहर में आता है। ये आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर, ये देखिए यमुना नदी है और यमुना की जो दक्षिण सहायक नदी है ये चंबल है और ये बेतवा है, केन है,
ठीक है। और बीच में ही यहाँ पर सिंध नदी है, सिंधु नदी नहीं, सिंध नदी। सिंधु नदी तो कल हमने पढ़ा था कश्मीर से होकर के प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में जाती है, लेकिन ये सिंध नदी है। तो सिंध नदी, इसकी सहायक नदी जो है यमुना की कौन कौन सी है, तो सीरियल से पहले ध्यान रखो, पहले चंबल है, फिर इसके बाद सिंध नदी है, फिर बेतवा नदी है, फिर केन नदी है। तो इस तरीके से ये इसकी सहायक नदी है यमुना की दक्षिण की तरफ से। और उत्तर की तरफ से इसकी सहायक नदियों में हमने क्या क्या पढ़ा है, हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। हिंडन, रिंद, हिंडन और रिंद, सेंगर और वरुणा, ये नदियां जो है उत्तर से यानी बाएं तट से इसमें आकर मिलती हैं यमुना में। अब देखिए उन राज्यों के नाम लिखिए जो यमुना नदी द्वारा अपवाहित हैं। तो यमुना नदी किन राज्यों से होकर अपवाहित होती है, आप वीडियो पॉज करके और मानचित्र में जा करके देखिए कौन कौन से राज्य से यमुना नदी प्रवाहित होती है, हम आगे बता भी देंगे इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो है यूपी पीसीएस 2020 में प्रश्न आया था, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आया था। बच्चों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत गहराई से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए, हम गहराई से पढ़ाते हैं। तो उसमें सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर बना था, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए तो यहाँ पर दे दिया था चार नदियों के नाम दे दिए थे जो अभी हमने पढ़ा है, बेतवा, केन, सिंध और चंबल। तो इसमें कह रहा है पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व तो सबसे पहले चंबल आ गया, फिर बीच में क्या आ गया, सिंध नदी आ गई, सिंध या सिंध, और फिर इसके बाद में बेतवा और फिर केन, तो सबसे लास्ट में केन आ गया। तो इसमें अगर आपको एक ऑप्शन पता है तो आप कर ले जाएंगे केन। देखिए इसमें सबसे लास्ट में केवल ए वाले ऑप्शन में है, तो चंबल, फिर तीसरे नंबर पे सिंध है, फिर पहले नंबर पे बेतवा है, दूसरे नंबर पे केन है। तो इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़िए, ये बहुत काम आने वाला है आपको, आगे की परीक्षाओं में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए हमने बताया था यमुना नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर देखिए यमुना ट्रेवल्स फॉर 1376 किलोमीटर। यमुना नदी इसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। 1 2 3 4 5, यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। अब हम इसके चंबल के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। देखिए चंबल नदी जो है, ये यहाँ चंबल नदी है, तो ये यहाँ ये जनापाऊ पहाड़ी भी है, जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है, कहीं कहीं जनापाऊ पहाड़ी भी पूछ आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है महू के निकट से निकलती है, मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर के एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है। राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा के पास में इस पर क्या बनाया गया है, गांधी सागर बांध। किस पर, चंबल नदी पर। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये राजस्थान में प्रवाहित होते हुए और फिर यमुना नदी में जाकर के मिल जाती। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड या रेवाइंस कहते हैं। देखिए ये रेवाइंस से चंबल नदी बनाती है। तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका ये जो है मध्य प्रदेश राजस्थान वाला क्षेत्र कुछ है जो बैडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जानी जाती है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक से आपको इसे दिखाते हैं, अच्छी तरीके से जूम करके देख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर ये ऐसे स्थलाकृति है कि इस स्थलाकृति में देखिए आप ना तो यहाँ पर खेती कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर जो है आपका जो है कोई भी बसावट का काम हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेवाइंस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर रेवाइंस का निर्माण करती है ये नदी। तो चंबल किस लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि बनाने के लिए, उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड टोपोग्राफी बनाने के लिए। और अब गंडक की बात करेंगे। गंडक नदी जो इसकी सहायक नदी है, गंडक नदी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चंबल किसकी सहायक नदी थी, तो ये जो है आपकी यमुना की सहायक नदी थी। अब हम गंडक नदी की बात करेंगे। गंडक जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, चंबल यमुना की थी। तो गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलने से बनती है। गंडक नदी की 2 धाराएं हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। आप देख सकते हैं मानचित्र में जो है, पीछे आप चलिए, यहाँ पर आप जो है ये यहाँ पर नहीं है, आप इधर देखिए मानचित्र, यहाँ पर आप देखिए गंडक नदी
ये है गंडक नदी यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेपाल में जो है, नेपाल से निकलती है और ये प्रवाहित होकर के गंगा में मिल जाती है। तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। नेपाल हिमालय में धौली गंगा व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धौली गंगा व माउंट एवरेस्ट के बीच से। देखिए ये है आपका नेपाल, ठीक है। और यहाँ से निकलती है, ये यहाँ पर जो है आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट है और ये धौली गंगा है। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल करके और इधर से गंगा आ रही है। तो ये गंगा बिहार में जा करके यहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये धौली गंगा व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, मध्य नेपाल के बीच में बहती है। बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है। चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। तो कहाँ मिलती है? सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करें अगर, घाघरा नदी इसकी एक अन्य सहायक नदी है। तो ये माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती, बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत ये सीसा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी, जिसको काली या काली गंगा नदी भी कहते हैं, शारदा नदी को इससे मैदान में मिलती है। किससे मिलती है? घाघरा नदी से शारदा नदी मैदान में मिलती है और अंततः छपरा में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आप इस चित्र से देख जानकारी कर सकते हैं। देखिए ये है आपका, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है जो है घाघरा नदी, इसको कर्णाली नदी भी कहते हैं नेपाल में, घाघरा नदी। और ये इधर से शारदा नदी आ रही है, जिसको काली नदी भी कहते हैं नेपाल में। तो इस तरीके से शारदा नदी, घाघरा नदी ये यहाँ पर आ करके मिलती है, दोनों मिल करके, और घाघरा नदी के नाम से फिर ये छपरा के पास में जा करके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बारे में और हम फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ जो है। ये हमने घाघरा के बारे में देखा। अब घाघरा के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो हम देख लेते हैं। योगी सरकार अब अवध और पूर्वांचल के कई जिलों से होकर गुजरने वाली घाघरा नदी का नाम बदलकर इसे सरयू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। देखिए नदियों का जो विषय है ये केंद्र सूची में है। केंद्र सूची के नंबर 56 पे जो है नदियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो नदी किसका विषय है? केंद्र सरकार का, केंद्र सूची का विषय है। तो नदियों के नाम परिवर्तन या उसके बारे में कुछ जो है कोई भी जो है परिवर्तन करना होता है तो केंद्र सरकार ही करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया कि घाघरा नदी का नाम बदल करके सरयू नदी कर दिया जाए। तो ये घाघरा नदी जो है ये नेपाल से होते हुए घाघरा भारत में ब्रह्मघाट पर शारदा से मिलती है। ब्रह्मघाट पर जो है ये देखिए यहाँ पर ये घाघरा नदी, यहाँ ब्रह्मघाट है और ये घाघरा नदी से आकर के जो है शारदा नदी ब्रह्मघाट पर मिलती है और यहाँ से इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसको फिर आगे घाघरा के नाम से जानता है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है, हमने जैसे पहले बताया। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? घाघरा नदी है। ये नदी दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर में माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। कौन सी? घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलकर नेपाल में बहती हुई घाघरा नदी भारत में ब्रह्मघाट स्थान पर शारदा नदी से मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? ब्रह्मघाट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ये करंट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। तो कहाँ मिलती है घाघरा नदी? शारदा से ब्रह्मघाट में। दोनों नदियों के संगम के बाद ये नदी घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। उद्गम स्थल से गंगा के संगम रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी? 1080 किलोमीटर है और भारत में 970 किलोमीटर बहती है। यानी उत्तर से सबसे प्रमुख जो इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, कौन सी है? तो ये घाघरा ही है, ध्यान रखना। और बलिया व छपरा के बीच घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। छपरा और बलिया के बीच में ये जो है कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। निचली घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। निचली घाघरा नदी जो गोंडा और अयोध्या यानी फैजाबाद जो था, अयोध्या वाला क्षेत्र, तो गोंडा से लेकर अयोध्या फैजाबाद के आसपास तक का जो ये नदी है घाघरा, इसको क्या कहते हैं? सरयू नदी कहते हैं। फिर आगे जाकर ये घाघरा के नाम से पुकारा जाता है।
पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में सरयू नाम से इसका जिक्र है। वहीं दस्तावेजों में अंग्रेजों के समय से अब तक इसे गोगरा घाघरा नाम दर्ज है। कुछ दस्तावेजों में सरयू और शारदा नाम भी दर्ज है। तो यानी सरयू, शारदा, गोगरा, घाघरा ये सब एक ही नाम है, जिसका आप सरयू नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है। अब अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। देखिए कोसी नदी जो है इसकी ये एक कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी, इसके बारे में जानने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, वहाँ पर हमने इसका इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है जिसमें सारी नदियों के बारे में जिक्र की है। तो पूर्ववर्ती नदी थोड़ा सा बता देता हूँ। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी है जो कि हिमालय पर्वत के बनने से पूर्व से बहती रही, यानी ये तीनों हिमालय को क्रॉस करती है, यानी पार हिमालय से निकलती है। तो इसका स्रोत तिब्बत में है। तो तिब्बत कहाँ है, पार हिमालय में है, हिमालय से बाहर है। तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इसकी मुख्य धारा कोसी की क्या है, अरुण है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम में इसमें सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है। पश्चिम से इसे सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है। अरुण नदी से मिलकर के ये सप्त कोसी बन जाती है। तो सप्त कोसी यानी 7 कोसी नदियाँ इसमें मिलती हैं। और रामगंगा की बात करें अगर, रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट, अब इसमें देख लेते हैं हम, इसके नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारी जो है कोसी नदी, ये है कोसी नदी जो गोसाई यहाँ से निकलती है, ये कोसी, और ये सप्त कोसी है। तो ये यहाँ से निकल करके और ये फिर ये गंगा में करसेता के पास में मिल जाती है। करसेता के पास में गंगा में कोसी नदी मिल जाती है। और रामगंगा की बात करें तो ये उत्तराखंड से निकलती है। इस तरीके से ये रामगंगा जो है, और बिजनौर में कालागढ़ से होकर के और फिर ये गंगा में जा करके मिल जाती है। तो सबसे पश्चिम में गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है, ये ध्यान रखना। और सबसे पूर्व में महानंदा है। सबसे पश्चिमी गंगा की सहायक रामगंगा और सबसे पूर्वी गंगा की सहायक नदी है महानंदा। इसे हम लोग अभी देखते हैं आगे। तो रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है, कन्नौज के पास में गंगा से मिल जाती है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। तो ये देखिए यहाँ पे दामोदर नदी है, और दामोदर नदी ये आप देख सकते हैं, ये है दामोदर नदी, ये जो कि हुगली नदी की सहायक नदी। हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली के नाम से प्रवाहित होती है। तो इसमें जाकर दामोदर नदी मिलती है जो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो आप ध्यान रखना, भ्रंश घाटी में नर्मदा ताप्ती के अलावा दामोदर भी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। यहाँ से प्रश्न आते हैं अक्सर। तो बाराकर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी, दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, बाराकर है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। पहले इसे बंगाल का शोक कहते थे। किसको, दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। जैसे कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमने बताया है। तो इस तरीके से इसे बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। और यहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC जब से बनाया गया है, 1948 में शायद बनाया गया है। तो DVC बनने के बाद जो है अब इसके बाढ़ को जो है कंट्रोल कर लिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और शारदा की अगर बात करें तो शारदा या सरयू नदी का उद्गम क्षेत्र नेपाल हिमालय में मिलाप हिमनद में है, जहाँ इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ बहती है, जहाँ इसे काली या चाई कहा जाता है। घाघरा नदी में ये मिल जाती है। तो इसके बारे में हमने डिटेल से अभी अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर और ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है हमको, ये हमने पढ़ लिया था डिटेल से इसको। अब हम बात करेंगे गंगा की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ कहाँ हैं, पश्चिम बंगाल। तो महानंदा
पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। यानी सबसे अंतिम जो है सहायक नदी कौन सी है, तो ये महानंदा है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से देखा आपने ये निकलती है और एक छोटी सी नदी है, जैसे कि रामगंगा छोटी नदी थी, ऐसे ही ये भी छोटी नदी है जो सबसे पश्चिमी जो है ये सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में बहती है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है और ये गंगा के दक्षिण में मिलती है सोन, जो अमरकंटक पठार से निकलती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो है, और ये जो अमरकंटक से निकल रही है सोन नदी और जा कर के ये पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। और ये अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर के और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है। उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है कौन सी नदी, सोन नदी, जहाँ पर जो है धुआंधार प्रपात स्थित है। ठीक है, और ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पटना के पास में एक आरा है तो आरा में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने गंगा के बारे में अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा छोटा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका अध्ययन करते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग हिमनद है। ये चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है। इस तरीके से ये अनुदैर्ध्य रूप से बहती है और दक्षिण तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये तिब्बत में 1200 किलोमीटर दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो यानी तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। सांगपो का अर्थ होता है शोधक यानी शुद्ध करने वाला। तो तिब्बत की रांगपो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। तिब्बत में इसकी प्रमुख सहायक नदी है रांगपो सांगपो। मध्य हिमालय में नामचा बरवा जो कि 7755 मीटर की ऊंचाई पर है के निकट गहरे महाखंड का निर्माण करती है। ये देखिए आप नामचा बरवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा में ये जो है गहरे खड्ड का निर्माण करती हुई एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। हिमालय के गिरपद में ये शीशंग या दिसंग के नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। सादिया के पास में अरुणाचल प्रदेश में ये जो है प्रवेश करती है। कहाँ पर, ये नदी भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और सिकांग जो है ये लोहित नदी मिलती है। दिबांग और लोहित नदी इससे मिलती है और इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा को ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। यानी असम में ये 750 किलोमीटर चलती है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट यानी कि अगर आप इधर से चल रहे हो तो बायां तट क्या होगा, इधर वाला तट। इधर से जो नदियाँ जाकर मिलेंगी वो बाएं तट से मिलेंगी, उत्तर से जो आकर मिलेंगी वो दाहिने तट की नदियाँ होंगी। तो बाएं तट की नदियों में जो है बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, जबकि दाएं तट की मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, मानस व संकोस। ये सब, ये देखिए मानस ये नदी है और इसी प्रकार से जो है संकोस यहीं पर है। तो ये सब नदियां कहाँ से मिलती हैं, उत्तर से मिलती हैं या फिर दाएं तट से मिलती हैं, दाहिने तट से मिलती हैं। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, सुबनसिरी का उद्गम कहाँ है, तिब्बत में है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, जैसा कि हमने देखा था पूर्ववर्ती नदी। अभी इसके पहले हमने एक कोसी नदी का अध्ययन किया था, वो भी पूर्ववर्ती नदी थी और सुबनसिरी भी पूर्ववर्ती नदी है। यानी ये तीनों हिमालय को काट करके बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, फिर ये दक्षिण दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ये गंगा नदी थी जिसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में, ये इस तरीके से पद्मा के साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में फिर मेघना इससे मिल जाती है, जिससे फिर मेघना नदी के नाम से बराक मिल जाती है। मेघना नदी के नाम से फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी हैं और इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आता है। ये बाढ़ के लिए जानी जाती है। इस क्षेत्र में बहुत बाढ़ आती है असम घाटी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा, और इसके अलावा
ये ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन हमने कर लिया। इसमें एक नदी और है, तीस्ता नदी, थोड़ा सा देख लीजिए। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है, ये सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, जेमू ग्लेशियर से, और सिक्किम से निकल करके फिर ये बांग्लादेश में जा करके किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो इसमें प्रश्न आता है तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा, बहुत लोग कंफ्यूज होकर गंगा लगाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जा करके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है आज यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक को हम लोग अगले खंड में, अगले वीडियो पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल जो कि एकेडमिक ज्ञान सेतु है, इसका लोगो ये रहा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों को, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को तो अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। और हमारा ये न्यू चैनल है, जो है न्यू चैनल, ये है हमारा NCERT विथ राजेंद्र सर, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे भी लाभ मिलता रहे। अगर बाई दी वे हमारा ये चैनल जो अभी चल रहा है एकेडमिक ज्ञान सेतु, अगर किसी कारणवश टर्मिनेट हो जाता है तो आप हमारे साथ NCERT विथ राजेंद्र सर के साथ जुड़े रहेंगे। इसमें भी हम बहुत सारे वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।